सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम अंडरस्टैंडिंग रिक्वायरमेंट चैप्टर 8 अध्याय 8 देख रहे हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के लिए या सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन के लिए रिक्वायरमेंट्स यानी आवश्यकता, इसको समझना एक, वैसे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं लेकिन ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और सबसे डिफिकल्ट है, खास तौर पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए। यदि आपके जो कस्टमर्स हैं, जो आपके पास सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आए हैं, अगर उनकी जरूरतें, उनकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल क्लियर भी है, एक्सप्लिसिट भी है, एक्सप्लिसिट का मतलब बिल्कुल क्लियर है वो कि भाई हमें ये चाहिए, तब भी आगे चल के चेंज तो होगा ही होगा पूरे प्रोजेक्ट में, पूरे सॉल्यूशन में, तो उसको भी हैंडल करना है। तो जब भी हम शुरुआत में यूजर से उसकी जरूरतें लेते हैं, उसकी आवश्यकताएं लेते हैं, तो उसमें तमाम तरह के चैलेंजेस आते हैं या तमाम तरह की हमारे लिए समस्याएं आती हैं। क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं? पहली चीज ये है कि जब हम एक कस्टमर के साथ बैठते हैं, हमारे सामने कस्टमर है, हम कई चीजें रिकॉर्ड करते हैं, मान लीजिए हम लैपटॉप पे कर रहे हो या हम किताब में कॉपी में कर रहे हो, तो हम जो रिक्वायरमेंट उससे लेते हैं, उसको रिकॉर्ड करने का तो जो तरीका है वो बड़ा डिसऑर्गेनाइज्ड है। यानी कि हम लिख लेते हैं फटाफट फटाफट फटाफट, और उसके बाद हम ये भी नहीं वेरीफाई करते या फिर हम सत्यापित भी नहीं करते कि हमने क्या क्या रिक्वायरमेंट लिखी है। कुछ उसमें रह जाती है, कुछ उसमें खो जाती हैं और हम भूल जाते हैं। अब होता यह है कि आगे चल के चेंज तो आएंगे ही, चेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब जब चेंज आएगा तो ऐसा होता है कि उस चेंज के हिसाब से हम अपना रास्ता तय करते हैं, यानी चेंज को हम अपने ऊपर हावी होने देते हैं। हमको यह करना चाहिए कि इस जो भी चेंज आएंगे, जो भी परिवर्तन आएंगे उनकी आवश्यकताओं में या जरूरतों में, उसके हिसाब से हमको एक मैकेनिज्म तैयार करना पड़ेगा। एक और इसमें जो चैलेंज है वो ये है कि इन सब चीजों के कारण हम एक अच्छा फाउंडेशन या फिर ये कहें कि एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर बनाने का जो धरातल है वो नहीं बना पाते। रिक्वायरमेंट्स या समस्याएं या जरूरतें लेना यूजर की, इसको हम रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग कहते हैं। इसके बहुत सारे स्टेप्स हैं। पहले मैं आपको यह बताऊं कि रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग होती क्या है। वो सारे काम, वो सारे तौर तरीके जिनको आप उपयोग करते हैं, यूज करते हैं, ताकि यूजर से सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट ले सकें, सॉफ्टवेयर में क्या क्या उनको चाहिए वो ले सकें, उसे हम रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग कहते हैं। अब ये शुरुआत तो होती है इसकी कम्युनिकेशन एक्टिविटी में। अब देखिए, जो बेसिक अगर मैं आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में बताऊं तो पहले कम्युनिकेशन होता है, उसके बाद हम प्लानिंग करते हैं, फिर मॉडलिंग करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, पहले डिप्लॉयमेंट करते हैं। तो इस कम्युनिकेशन एक्टिविटी से शुरू होके ये मॉडलिंग तक जाता है। कई ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें आपको हर जगह उससे कम्युनिकेशन करना पड़ता है, लेकिन रिक्वायरमेंट यहां पर फ्रीज हो जानी चाहिए, जरूरत है। अब एक इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग बिल्ड्स अ ब्रिज टू डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन। अब मैंने आपको बताया मॉडलिंग, इसको हम डिजाइन भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें वैसे तो अंतर है, लेकिन अभी मैं इसको डिजाइन बोलता हूं, और ये है कंस्ट्रक्शन। इसके बीच में कैसे ब्रिज बन रहा है? अब आपका सवाल होता होगा, कम्युनिकेशन तो यहां हो रहा है, इनके बीच में कैसे ब्रिज बन रहा है? देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि जो भी रिक्वायरमेंट आएगी, मतलब यूजर ने कहा मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, जो भी चीज उसने मांगी है, डिजाइन भी उसी के हिसाब से बनेगा, कंस्ट्रक्शन भी उसी हिसाब से होगा। कहने का मतलब डिजाइन और कंस्ट्रक्शन यानी एक्चुअल कोडिंग, टेस्टिंग, ये सब नीड से या रिक्वायरमेंट से ही एड्रेस होंगी, वहीं से शुरू होंगी और बनेंगी। इसके अलावा आपको यह पता चलता है इसी में कैसे वो कंस्ट्रक्शन और डिजाइन के बीच में ब्रिज का काम करता है। एक उसमें इंपॉर्टेंट बात आती है कि प्रायोरिटीज, यही तो आपको बताएगा पहले किस चीज का डिजाइन बनाना है, पहले कौन सी चीज कंस्ट्रक्ट करनी है, कौन सी इनकी रिक्वायरमेंट पहले प्रायोरिटी में है, कौन सी थोड़ी बाद में ली जा सकती है। और इसके अलावा यहां पर जितनी भी जानकारी, जितने भी फंक्शन आपको इंप्लीमेंट करने, जो भी सिस्टम का बिहेवियर बनाना है, वो कहां से आएगा? वो रिक्वायरमेंट से आएगा, वही तो डिजाइन में तब्दील होगा। आजकल के जमाने में इतना ज्यादा मार्केट बढ़ गया है, इससे क्या हो रहा है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं,
यानी कि जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी मतलब सीधे तौर पे या किसी और तरीके से सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है या उन पे इफेक्ट पड़ेगा, वो लोग जो हो गए हैं उनकी जो जरूरतें हैं वो बदल गई हैं या अलग सी हो गई हैं, या ये कहें कि क्योंकि मार्केट में इतने वैरायटी आ गई है तो उनकी रिक्वायरमेंट में भी वैरायटी आ गई है। तो जैसे आप मान लीजिए पहले प्रोडक्ट बनता था, मान लीजिए 5 साल में का प्रोजेक्ट देते थे, 3 साल का प्रोजेक्ट देते थे, अब ऐसा नहीं है। अब तो यह है कि साल भर का प्रोजेक्ट 6 महीने का, इससे ज्यादा नहीं दिया जाता, वही कि भाई आप ये फटाफट बनाइए। अब जैसे ही आपको ये प्रोजेक्ट मिला कि 1 साल में बनाना है, तो यहां पर एक रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, क्योंकि जितना जल्दी आप रिक्वायरमेंट यूजर से लेंगे उसी के बाद आप बाकी प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन कर पाएंगे। तो मार्केट में क्योंकि जल्दी लाना है, इसलिए रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के तौर तरीके, उसका जो हमारी गतिविधियां हैं वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रीमलाइन होनी चाहिए, मतलब हमें हमारे टिप्स पे होनी चाहिए। तो इसी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में साथ हम मेन काम कह सकते हैं कि अगर आपको रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग करनी है या रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग आप कर रहे हैं तो आपके ये 7 अलग अलग स्टेप होंगे: इंसेप्शन, एलिसिटेशन, एलॉबरेशन, निगोसिएशन, स्पेसिफिकेशन, वैलिडेशन, मैनेजमेंट। अब ये एक एक करके हम इस पे चर्चा करेंगे एग्जाम्पल के साथ। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में जो 7 अलग अलग काम करने होते हैं शुरुआत से अंत तक, उसमें पहला काम होता है इंसेप्शन। एक बड़ी फेमस पिक्चर भी आई थी, इंसेप्शन। तो इंसेप्शन का मतलब ये होता है शुरुआत। अब शुरुआत में क्या करना होगा? रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का मतलब ये है यूजर से आप सही तौर तरीके से उसकी सारी जरूरतों को ले लें। तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बनता कैसे? सबसे पहले हमें इंसेप्शन का मतलब यही है कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट होता कैसे है। कभी कभी क्या होता है कि 2 लोग हैं, आपस में बात कर रहे हैं, यार देखो हम लोग ये काम कर रहे हैं, इसके लिए एक सॉफ्टवेयर अगर बन जाए तो कितना अच्छा होगा। चाय पे चर्चा कर रहे हैं और अचानक से सॉफ्टवेयर बनाने के लिए वो तैयार हो गए और वो आपकी कंपनी के पास आ गए। यानी कि एक बहुत नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, एक हेलो हाय वाला कॉन्वर्सेशन भी एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एफर्ट आपको करने पे आमादा कर सकता है। क्यों? क्योंकि आपके सामने वो प्रोजेक्ट बोलेंगे कि भैया हमें ये सॉफ्टवेयर बनवाना है, तो आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एफर्ट इसमें लगेगा। लेकिन आमतौर पे ये ऐसा बहुत कम होता है। आमतौर पे ये होता है कि मार्केट में क्या जरूरत है, मार्केट में क्या क्या चीज चाहिए, कौन सी सर्विस चाहिए, ये पहले पता की जाती है। उसके बाद जो बिजनेस कम्युनिटी है, उसमें बिजनेस मैनेजर हो सकते हैं, बिजनेस मतलब व्यवसाय का जो प्रबंधन कर रहे हैं, कई सारे मार्केटिंग वाले लोग होते हैं, कई प्रोडक्ट मैनेजर होते हैं, तो वो लोग डिसाइड करते हैं। वो लोग पहले एक पूरा खाका तैयार करते हैं। मैंने ये स्टेप दिए हैं 1 से लेकर 6 तक, ये पूरा एक खाका तैयार होता है, यानी इसे हम बिजनेस केस कहते हैं। एक बिजनेस केस यहां से यहां तक जो आप देख रहे हैं, ये बिजनेस केस बनाया जाता है और फिर देखा जाता है कि मार्केट की लेंथ और विड्थ की, ये अगर हम मान लीजिए ये सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो किस लेंथ तक, किस विड्थ तक इसको जाना है, पहली चीज ये। उसके बाद इसकी फिजिबिलिटी एनालिसिस करते हैं, यानी ये कोशिश करते हैं जानने के लिए क्या ये करना उचित होगा, क्या इसको करने से कुछ फायदे भी है या नुकसान ज्यादा है। और उसके बाद एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन बनाया जाता है, जैसे आप देख रहे हैं ये सारे जो इसमें कहा गया है, एक पूरा वर्किंग डिस्क्रिप्शन, यानी कि लिखित तौर पे एक प्रोजेक्ट का स्कोप, कि प्रोजेक्ट में क्या काम होना है, किस लिए ये हमने इसका इंसेप्शन हुआ है, क्यों हमने सोचा, तब ये लोग आपके पास आएंगे, तब ये सॉफ्टवेयर बनवाने आपके पास आएंगे। तो जब प्रोजेक्ट इंसेप्शन होता है या प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्चुअलाइजेशन होता है या इसकी शुरुआत होती है, तो यहां पर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जो भी समस्या है या यूजर के पास एक ऐसी चीज है, जैसे मान लीजिए कुछ साल पहले ओला उबर का नाम आपने सुना भी नहीं होगा, कुछ साल पहले आपने स्विगी का नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन आज सबके मोबाइल पे ये ऐप जरूर है। क्यों? क्योंकि उस जमाने में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं सोची किसी ने, फिर कुछ बिजनेस वाले लोग आए, उन्होंने सोचा हाँ यार ये ओला की जरूरत पड़ती है, वरना ये खाने के लिए स्विगी की जरूरत पड़ेगी या फिर फूड पांडा की जरूरत पड़ेगी। तो पहले हमको प्रॉब्लम समझ में आ जाए कि भाई लोगों को इसकी जरूरत है, कौन से लोग इसको सोल्यूशन चाहते हैं। आप कोई अगर बहुत ट्रैवल करता है या कोई बैचलर है, बाहर से खाना मंगाता है, उसको एक सोल्यूशन चाहिए। क्या नेचर है सोल्यूशन का? आप उसको ई कॉमर्स दे रहे हैं, आप उसको फूड वाला दे रहे हैं, या उसको क्या सोल्यूशन दे रहे हैं। और दूसरा कि भाई आप जब बातचीत करेंगे, यानी कि मैं यहां पर स्टेक होल्डर जो आपको प्रोजेक्ट देंगे और आप जो प्रोजेक्ट लेंगे उनकी बात कर रहा हूं। यहां पर जो सॉफ्टवेयर टीम जो प्रोजेक्ट लेगी और स्टेक होल्डर जो प्रोजेक्ट देंगे,
उनके बीच में एक कम्युनिकेशन, बातचीत और साथ में एक समन्वय, यानी कि सब मिल के काम करें, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है इसमें। जो दूसरा स्टेप है रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग का, वो है एलिसिटेशन। एलिसिटेशन का मतलब क्या होता है? उगलवाना। अगर कोई बात नहीं निकाल रहा है, जैसे किसी आप मुजरिम को पकड़ के लाते हैं, पुलिस वाला जब लेके आता है तो उसको उससे वो कुछ डिग्री देता है, 1 2 3 डिग्री ऐसा होता है ना, और उसके बाद उससे वो निकलवाने की कोशिश करता है कि भाई बताओ तुम्हारे साथ और कौन कौन था और तुमने कहां कहां और चोरी की। उसी को आप एलिसिटेशन समझ लीजिए। तो एलिसिटेशन का मतलब ये होता है कि आपको बिजनेस गोल, यानी कि यहां पर आपको निकलवाना होता है। आप स्टेक होल्डर वो होते हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी न किसी तौर पे सॉफ्टवेयर से जुड़े होंगे। उनको आपको एनकरेज करना है, प्रोत्साहित करना है कि भाई अपने आपका क्या काम है, आप क्यों सॉफ्टवेयर बनवाना चाहते हैं, ऑनेस्टली बताइए या फिर खुल के बताइए। इसको एलिसिटेशन कहते हैं, निकलवाना, राइट। उनसे आप बोलेंगे देखिए आप प्रायोरिटी डिसाइड करिए, ये जो है ना ऐसे डिसाइड करिए, और हमें जब हमारे पास प्रायोरिटी आ जाएगी कि पहले ये काम करना है फिर लास्ट में ये काम करना है, तो एक बेसिक स्केलेटन तो हम तैयार कर ही सकते हैं कि क्या हमारा काम होना है। तो उसको हम पोटेंशियल आर्किटेक्चर कहते हैं। आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर का स्केलेटन ही होता है। लेकिन इस उगलवाने में तमाम तरह की समस्या आती है। तो क्रिस्टल और कैंग साहब ने कुछ प्रॉब्लम्स बताई जिसको हमें दूर करना होगा। पहला है प्रॉब्लम्स ऑफ स्कोप। अब इसमें यह होता है कि यूजर जब आपके सामने आए, जैसे आप यहां पर मान लीजिए सॉफ्टवेयर टीम वाले हैं और ये यूजर है, ये जब आपके पास आएंगे तो इनको खुद ही नहीं पता है, या फिर ये आपसे क्या कहेंगे, कुछ ऐसी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे टेक्निकल तकनीकी, जो आपको और ज्यादा कंफ्यूज कर देगा। आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये चाहते क्या है। इसे हम प्रॉब्लम्स ऑफ स्कोप कहते हैं। कभी कभी प्रॉब्लम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि समझदारी में जो दिक्कतें आती हैं, समझ में, उसमें यह होता है कि कस्टमर ये नहीं जानता कि वो चाहता क्या है। उसको प्रॉब्लम डोमेन, मान लीजिए एक कोई नेटवर्किंग का प्रोजेक्ट बनाना है, उसको नेटवर्किंग के बारे में एन भी नहीं पता है, तो उसको प्रॉब्लम डोमेन के बारे में पता ही नहीं है। उसको ये नहीं पता कि जिस जगह पे नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर काम करेगा उस एनवायरनमेंट की क्या कैपेबिलिटीज है, क्या उसकी लिमिटेशन है, मतलब वो क्या क्या आपको अलग अलग चीजें प्रोवाइड कर सकता है और क्या क्या वो रोकता है, मतलब वो एनवायरनमेंट, वो वातावरण। ये भी हो सकता है कि वो आपको ठीक से बता ना पा रहा हो। कई बार क्या होता है, वो सोचता है ये चीज तो ऑब्वियस है, ये तो स्पष्ट है, इसको क्यों बताऊं मैं। कभी कभी वो स्पष्ट चीजें आपको नहीं बताता, जो कि आगे चल के बड़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। कई बार ऐसा होता है कि वो आपके पास 2 यूजर आ गए, ये कुछ और कह रहा है, ये कुछ और कह रहा है एक ही चीज के बारे में, तो आपको एक कॉन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट मिलेगी या आपस में प्रतिस्पर्धा करती हुई जरूरतें मिलेंगी। इसके अलावा कई बार, जैसे मैंने कहा, एम्बिगुअस यानी कि स्पष्ट नहीं होगा, यानी क्लियर नहीं होगी, या ये कहें कि थोड़ी प्रासंगिक नहीं होंगी, और अनटेस्टेबल कोई भी रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं होती जिसको आप टेस्ट नहीं कर सकते। वो ऐसी रिक्वायरमेंट बताएगा जो आप टेस्ट कर ही नहीं पाएंगे। एक और क्रिस्टल साहब और कैंग साहब ने बताया कि भाई प्रॉब्लम्स ऑफ वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी का मतलब ये होता है कि जो समय के साथ परिवर्तन जिसमें होगा। अब कोई आपके पास आया और अगले दिन उसने अपनी रिक्वायरमेंट बताई, अगले दिन उसने फोन किया, नहीं ये होना था, फिर एक दिन बाद मेल आया, फिर हफ्ते भर बाद उसने फिर फोन किया कि सर ये नहीं, ये ऐसे। तो ये वोलेटिलिटी कहते हैं इसको, कि परिवर्तन होता चला जा रहा है। तो ये 8 चैलेंजेस मैंने यहां पर दर्शाने की कोशिश की है कि जब आप जरूरतें निकालने की कोशिश करते हैं, यूजर आपको जरूरत बताता है, तब आपको क्या क्या समस्याएं आ सकती है। रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग में जो अगला इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है इलैबोरेशन। इलैबोरेशन क्या है? इलैबोरेशन का जो शाब्दिक अर्थ है, इसका मतलब कि अगर आपको कम चीज मिली है, इसको आपको स्ट्रेच करना है, बढ़ाना है। यानी आपको कोई चीज बताई गई है, उसको और आपको रिफाइन करना है, परिष्कृत करना है, बड़ा करना है। तो आपने जो इंसेप्शन में और इलिसिटेशन में जो समस्याएं यूजर की सुनी, जो जरूरतें यूजर की सुनी, इसको अब अपने तौर पे आप इसको बढ़ाना है और परिष्कृत करना है, क्लीन करना है, साफ करना है, या मतलब एम्बिगुअस ना रहे, उसमें करेक्टनेस आए, ये सब देखना है। तो इलैबोरेशन का मेन ये सिनेरियो होता है कि किस तरीके से एंड यूजर कैसे आप जो भी, या फिर कोई भी एक्टर्स हो सकता है, एंड यूजर हो, एक्टर हो, मतलब जो लोग सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करेंगे, आपके सॉफ्टवेयर के साथ इंटरैक्ट करेंगे, वो कैसे करने वाले हैं। ये मेन चीज इलैबोरेशन का मतलब ही यही होता है कि भाई हम वो सब यूजर सिनेरियो
हम बना लें, जैसे मैंने आपको स्विगी का एग्जांपल दिया, स्विगी में एक होगा आपका कस्टमर जो स्विगी में ऑर्डर करेगा, एक होगा डिलीवरी बॉय, एक होगा होटल वाला आदमी जो स्विगी का ऑर्डर लेगा। तो ये तीनों जो लोग हैं ये कैसे कैसे इस सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करने वाले हैं। तो हर एक यूजर सिनेरियो, चाहे वो आपका कस्टमर हो जो स्विगी में या किसी जो फूड वाली डिलीवरी ऐप में अपना ऑर्डर दे, या यहाँ पर कहे कि जो रेस्टोरेंट या होटल वाला है, या फिर जो डिलीवरी बॉय है, हर एक के सिनेरियो को यहाँ पर हम क्लासेस में निकालेंगे, या एक एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण, पता करना। तो थोड़ा और उसको रिफाइन करना है, थोड़ा और पता करेंगे तो हो सकता है हम क्लास निकाल पाए कि भाई ये ब्रॉड क्लासेस बनेंगी, इसके अंदर ये एट्रीब्यूट्स होंगे, इसके अंदर ये एट्रीब्यूट मतलब जो फंक्शन, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, इस क्लास में क्या क्या फंक्शन होंगे, तो क्लास में क्या क्या चीजें करनी होगी। और अगर हमने 2-3 क्लास निकाल ली, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम के बारे में बात करें तो हम क्लासेस से निकालते हैं ब्रॉड तौर पे, फिर उसके अंदर फंक्शन और हम वेरिएबल बाद में फिट करते हैं। तो क्लासेस क्या निकल के आएंगी, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप होंगे, इसके बीच में कोलैबोरेशन कैसा होगा, समन्वयन कैसा होगा, ये सब हम इनमें जानने की कोशिश करते हैं इलैबोरेशन में। अगला जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है वो आता है निगोसिएशन। निगोसिएशन का मतलब होता है बातचीत जो किसी निष्कर्ष पे पहुंचे, किसी फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचे। तो कस्टमर आपसे या जो भी आपसे सॉफ्टवेयर बनाने आएगा, बनवाने के लिए वो आपको पैसे दे रहा है, वो आपके सामने ऐसी कई बार रिक्वायरमेंट रखेगा जो कन्फ्लिक्टिंग होगी। कन्फ्लिक्टिंग पहली चीज तो ये है कि वो आपसे ज्यादा मांगेगा, आपसे बोलेगा कि नहीं हमें ये भी करके दे दो, ये भी करके दे दो, ये भी करके दे दोगे, आप बोलोगे ठीक है सर कर देंगे, और जहां पैसे की बात होगी वहां पर वो कुछ और बात करेगा। तो एक तो वो आपसे ज्यादा की मांग करेगा, दूसरा कन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट, मतलब वो एक चीज को मांग रहा है कि ये कर दीजिए, उसी चीज के लिए वो कुछ और भी कह रहा है, यानी कि आपको खुद ही समझना है कि एक्चुअल चीज क्या चाह रहा है। तो होता यह है कि जब ये प्रतिस्पर्धा होती है, उसी की जरूरतों में, दो जरूरतों में कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो यहां पर आपको निगोसिएशन करना पड़ता है, रिकंसाइल करना पड़ता है। तो कस्टमर से ये पूछा जाए या ये मांगा जाए, एक काम करिए सर, आप एक काम करिए, हमको ना रिक्वायरमेंट के तौर पे बता दीजिए, मतलब आप एक काम करिए, रिक्वायरमेंट को प्रायोरिटाइज कर दीजिए, ये नंबर 1 है आपकी, ये नंबर 2 है, नंबर 3 है, ऐसे करके आप रिक्वायरमेंट उनसे पूछ लीजिए। जब आप रिक्वायरमेंट पूछ लेंगे, यहां पर आपको इटरेटिव अप्रोच लगानी होगी। अब इटरेटिव अप्रोच क्यों लगानी होगी, क्योंकि यहां पर हर बार प्रायोरिटी चेंज हो सकती है, और क्योंकि मैंने कहा यूजर जब आपके पास आएगा तो इसमें कॉस्ट और रिस्क भी इन्वॉल्व होगा, वो आपको कॉस्ट भी बताएगा, आपको ये भी देखना है कि इसमें कहां कहां जोखिम हो सकता है, कहां कहां मेरा नुकसान होगा, ठीक है जी। इसके अलावा एंड एड्रेसेस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। अब ये तो उनकी रिक्वायरमेंट में जो कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि आपके सामने रिक्वायरमेंट आ जाएगी, अब आपको पता करना पड़ेगा कि किसमें कॉन्फ्लिक्ट आएगा और किसको हमको रखना है, किसको हटाना है। कहने का मतलब कि जो जरूरतें यूजर की आ रही है, वो कई जरूरतें आप हटा सकते हो पूरी की पूरी तरीके से, कई जरूरतें उसने बताई उसको हम कंबाइन कर सकते हैं, कई जो है उसको हम परिवर्तन कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। वो इस तरीके से करेंगे कि यूजर भी खुश और एज अ सॉफ्टवेयर टीम आप भी खुश। ये आपको करना है। रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग में जो अगली बात आती है वो आती है स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन का मतलब यह होता है लिखित तौर पे दर्ज करना आपको क्या चाहिए, और उसके बाद कई बार दोनों पार्टीज इसको एग्री करती हैं या कभी कभी साइन भी करती हैं। तो स्पेसिफिकेशन जो होता है वो एक लिखित डॉक्यूमेंट होता है। कई बार लिखित डॉक्यूमेंट के साथ साथ कुछ ग्राफिकल मॉडल भी होते हैं, कुछ ग्राफ होते हैं, कुछ पाई चार्ट्स होते हैं। कई बार उसको मैथमेटिक्स लैंग्वेज में भी लिखा जाता है, जिसको हम फॉर्मल मैथमेटिकल लैंग्वेज कहते हैं या मॉडल कहते हैं। कई बार हम उसमें यूज केस दिखाते हैं, कई बार हम बाकायदा प्रोटोटाइप बना देते हैं, उसके रिक्वायरमेंट का प्रोटोटाइप बना देते हैं कि सर ऐसा दिखने वाला है। कई बार इन सब चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे ग्राफिक मॉडल के साथ रिटन डॉक्यूमेंट हो, रिटन डॉक्यूमेंट के साथ प्रोटोटाइप बना दें आप, मतलब एक बहुत ही कम ऑपरेशन में वर्किंग मॉडल। तो स्पेसिफिकेशन कुछ भी हो सकता है इनमें से। कई लोग, बहुत सारे लोग बल्कि ये कहते हैं कि एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट होना चाहिए, यानी एक तरीका होना चाहिए जिसमें सब चीजें लिखित हो, मतलब इसको हम पूरा एक डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट या टेम्पलेट तैयार करें जिसमें हम स्पेसिफिकेशन लिखें, और इससे फायदा क्या होगा कि जो बाकी लोग इसको पढ़ेंगे वो समझ पाएंगे और हर जगह चीजें प्रॉपर दर्ज होगी, क्योंकि टेम्पलेट होगा वो एक, है ना, हर आदमी वही फॉलो करेगा। लेकिन कई बार हमको इसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। एजाइल में, खासतौर पर एजाइल में ये थोड़ा सा इसमें चेंज आता है। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर बड़ा सिस्टम है
अगर आपको बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है, मान लीजिए आपको 20 करोड़ का या 100 करोड़ का प्रोजेक्ट मिल गया, वहां पर आपको एक लिखित डॉक्यूमेंट भी बनाना पड़ेगा। आप कई जगह आप जो नेचुरल लैंग्वेज है उसमें डिस्क्रिप्शन देंगे, कई बार आपको ग्राफिकल मॉडल्स भी बनाने पड़ सकते हैं, कई बार आपको यूज के सिनेरियो भी दिखाने पड़ते हैं, कई बार आप प्रोटोटाइप बना सकते हैं। तो लार्ज सिस्टम में ये सब करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट कम है, मान लीजिए आपको 1 या 2 लाख का एक प्रोजेक्ट मिला इस तरीके का, तब आप क्या करेंगे? और एक और चीज है कि आपका एनवायरमेंट बिल्कुल क्लियर है, आपको पता है कि भाई हम मान लीजिए एक छोटा सा आपको प्रोडक्ट बनाना है, तो उसके लिए केवल यूसेज सिनेरियो या यूज केस सिनेरियो यही काफी हो जाएंगे। यूज केस सिनेरियो, यूज केस ये यूएमएल में बनाया जाता है। यहां पर आप एक सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट का टेम्पलेट देख रहे हैं, इसको हम SRS टेम्पलेट भी कहते हैं। अब यहां पर जो SRS है बेसिकली ये यूजर के द्वारा दी गई जो भी नीड्स है, जरूरत है, आवश्यकता है, उनको हमने लिखा हुआ है। ओके, तो यहां पर हम क्या करेंगे, अगर आप वर्ड में जाते हैं आराम से बना सकते हैं इसको, हम टेबल ऑफ कॉन्टेंट बनाते हैं, कितना रिवीजन हो चुका है इस SRS में। इंट्रोडक्शन में आप बताते हैं क्यों लिखा है, पर्पस, इसमें अगर कन्वेंशन को चूज किया है आपने, कौन सा ऑडियंस है जो इसको पढ़ेंगे, और इसमें कुछ सजेशन भी दे सकते हैं। जो प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसका स्कोप क्या है, कहां से आपने रेफरेंस लिया है, वो आपको देना है। पूरा डिस्क्रिप्शन यहां लिखेंगे, जैसे प्रोडक्ट का पर्सपेक्टिव क्या है, इसके में क्या क्या फीचर फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, यूज क्लासेस, यूजर क्लासेस होंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक होंगी, किस एनवायरनमेंट में ये काम करेगा, मान लीजिए विंडोज 10 में काम करने वाला है या विंडोज 7 में काम करने वाला है, क्या कंस्ट्रेंट्स है ये बताने हैं कि कहां ये काम नहीं करेगा। यूजर डॉक्यूमेंटेशन दे दें तो बहुत अच्छा है, और जो आपने अज्यूम किया हुआ है और किस किस पे डिपेंडेंट है वो आपको बताना है। इसके अलावा आप यहाँ सिस्टम फीचर दे सकते हैं कि इस सिस्टम का ये फीचर होगा, वो फीचर होगा, वो आप एक एक करके देंगे। इसमें आप यूज केसेस दे सकते हैं। एक्सटर्नल इंटरफेस, ये जो है ना यूजर की रिक्वायरमेंट जैसे 50 है तो वो 1 से लेकर 50 तक जाएगा। ये ऐसी मान लीजिए एक्सटर्नल इंटरफेस रिक्वायरमेंट है कि ये किस किस के साथ इंटरफेस करेगा, हार्डवेयर इंटरफेस अगर है तो वो बताएंगे, किसी और सॉफ्टवेयर के साथ काम करता है, अगर नेटवर्किंग का कोई कम्युनिकेशन इंटरफेस है वो आप बताएंगे। यहाँ पर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, वो मैं आपको आगे बताऊंगा नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होती है। वो आपको बताना है कि सॉफ्टवेयर का परफॉर्मेंस क्या चाहिए, सेफ्टी क्या चाहिए आपको, सिक्योरिटी कितनी होनी चाहिए इसमें, और सॉफ्टवेयर की क्वालिटी एट्रीब्यूट जैसे मेंटेनेबिलिटी हो गया, यूजेबिलिटी हो गया, वो सब इसमें आएगा। इसके अलावा कोई और रिक्वायरमेंट बनती है तो वो भी लिखेंगे। अगर आप अपेंडिक्स डालना चाहें कि भाई आपने जो जो शब्द यूज करें उसकी ग्लॉसरी डाल दीजिए, कुछ अगर मॉडल्स बनाए, एनालिसिस मॉडल, वो बना दीजिए। तो ये जो है ना, इसको हम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन टेम्पलेट कहते हैं। कई लोगों ने इसे कहा है कि हमको एक टेम्पलेट यूज करना चाहिए, और कई लोग इसको बनाते हैं। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में जो अगली बात आती है वो है वैलिडेशन। वैलिडेशन का मतलब ये होता है कि भाई आपको चीजें चेक भी तो करनी है, आपने बना तो लिया, अब वैलिडेट भी तो करेंगे इसको। तो अब आप देखिए कि जो वर्क प्रोडक्ट है, वर्क प्रोडक्ट का मतलब क्या हो सकता है, आपका एक प्रोटोटाइप हो सकता है, आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल SREC हो सकता है, बहुत सारे ऐसे वर्क प्रोडक्ट आप जनरेट कर सकते हैं, या कोई मॉडल हो सकता है। तो जो वर्क प्रोडक्ट जो भी आप रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंतर्गत प्रोड्यूस करते हैं या बनाते हैं, उनको वैलिडेशन स्टेप में हमको क्वालिटी के हिसाब से चेक करना पड़ेगा, इसकी क्वालिटी कैसी है। वैलिडेशन का मतलब ये होता है सत्यापित करना, ये देखना कि जो आपने बोला है, जो चीज की है वो सही है कि नहीं है। ध्यान रखिएगा कि जितनी भी रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए 1 से लेकर 50 तक रिक्वायरमेंट है, हर एक रिक्वायरमेंट जो ली गई है या फिर यूज केस जो आपने बनाए हैं वो अनएम्बिगुअस हो। अनएम्बिगुअस का मतलब ये होता है कि उसको पढ़ के आप एक निष्कर्ष पे पहुंचे, ऐसा ना हो कि वो समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ। इनकंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि वो स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ओमिशन मतलब ये होता है कुछ आपने छोड़ ना दिया हो। एरर मतलब होता है कोई त्रुटि ना हो। अगर आपने ये सब चीजें देखी हैं तो वैलिडेशन का तात्पर्य यही है कि इन सबको पता कर लिया गया है, उसको करेक्ट भी कर लिया गया है। तो वर्क प्रोडक्ट जो होते हैं, जो भी आपने बनाया है, वो किसी ना किसी स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो जो पहला रिक्वायरमेंट वैलिडेशन मैकेनिज्म है, सबसे बढ़िया, अगर आपने कोई भी वर्क प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के तहत बनाया है तो सबसे बढ़िया है टेक्निकल रिव्यू। टेक्निकल रिव्यू में क्या होगा कि कुछ टीम, मान लीजिए आपने बनाया, तो यहां पर टीम बैठ जाएगी और वो आपके प्रोडक्ट को देख लेगी, वर्क प्रोडक्ट को देख लेगी, आपके डॉक्यूमेंट को पढ़ लेगी कि भाई इसमें कोई कमी तो नहीं रह गई है, कोई चीज आपने छोड़ तो नहीं दी है। अगर कहीं क्लैरिफिकेशन की जरूरत है तो उसको पूछ लिया जाएगा। कई इंफॉर्मेशन कोई मिस तो नहीं कर दी है आपने, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया जिससे क्लियर नहीं हो रहा है, या रिक्वायरमेंट ऐसे 1 से 50 में मान लीजिए 22वीं और 23वीं रिक्वायरमेंट जो है वो एक जैसी लग रही है या कॉन्फ्लिक्ट कर रही है आपस में।
या कई ऐसी रिक्वायरमेंट तो नहीं लिख दी कि आप आसमान से तारे तोड़ लाने की बात कर रहे हैं, जिसको हम अनरियलिस्टिक या अनअचीवेबल रिक्वायरमेंट कहते हैं। अब मैं आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स बताता हूं जिसको वैलिडेट करना या ना करना आपके ऊपर है। आप मुझे बताएंगे ये सही है कि नहीं। द सॉफ्टवेयर शुड बी यूजर फ्रेंडली, सही दिख रहा है ये। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसफुल अनऑथराइज्ड डेटाबेस इंट्रूजन शुड बी लेस देन 0.0001। यानी कि अगर कोई आपने सॉफ्टवेयर बनाया उसमें डेटाबेस में कोई एंट्री ना कर पाए या कोई घुस ना पाए, उसकी प्रोबेबिलिटी इन्होंने बताई इतनी होनी चाहिए। आपको दोनों सही लग रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूं दोनों में कमियां क्या है। पहला वाला जो है वो है यूजर फ्रेंडली। ये बहुत वेग है। वेग मतलब ये है, इसको वैलिडेट कैसे करोगे आप? कोई क्वांटिटी देनी पड़ेगी ना। बगैर क्वांटिटी के आप कोई भी चीज लिखोगे यूजर फ्रेंडली, मेरे लिए यूजर फ्रेंडली, आपके लिए नहीं है ना। ये तो सब्जेक्टिव हो गया, तो बड़ा वेग है ये। सेकंड जो रिक्वायरमेंट है ये वाली जो है, इसमें आप कैसे चेक करोगे क्या 0.0001 इंट्यूजन टेस्टिंग। एक तो ये बहुत ही मुश्किल है, दूसरा इसमें समय बहुत लग जाएगा। तो दूसरी रिक्वायरमेंट भी हो गई ऐसी जिसको हम नहीं रखना चाहेंगे। तो इसका हम वे आउट क्या करें? लिखना तो है ये रिक्वायरमेंट, तो लिखें कैसे इसमें? इसको क्या फिर ये जो सेकंड रिक्वायरमेंट है इसको किसी और तरीके से मिटिगेट किया जा सकता है। यानी कोई सिक्योरिटी डाल दी जाए कि पासवर्ड प्रोटेक्शन हो, इसमें मल्टीपल कीज डाल दी जाए, या कोई स्पेशलाइज हैंडशेकिंग हो। इसको हम क्या इस ऐसे तरीकों से रिप्लेस कर सकते हैं? बनिस्बत की ये कहना कि इंट्रूजन की प्रोबेबिलिटी 0.0001 होनी चाहिए, ये तो कभी कोई अचीव करने की कोशिश करेगा तो भी बड़ी मुश्किल होगी उसको। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा कि अगर क्वालिटी की जरूरत है, क्वालिटी में बहुत सारे एट्रीब्यूट आते हैं, ध्यान रखिएगा, मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी फिलहाल मेंटेनेबिलिटी, सिक्योरिटी, ये सब सोच समझ लीजिए। अगर क्वालिटी किसी भी सॉफ्टवेयर में बहुत ज्यादा चाहिए तो आपको इसमें जितने भी रिक्वायरमेंट लिखनी है वो सब क्वांटिटी में होनी चाहिए, उसमें नंबर्स होने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अगर इसमें क्वालिटी थोड़ी सी क्रिटिकल इतनी ज्यादा नहीं है जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं आप, तो वहां पर आप इसको चेक कैसे कर सकते हैं और लिख कैसे सकते हैं, या कोई यूजर सर्वे से या कोई चेकलिस्ट बना के भी चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर ज्यादा क्वालिटी की जरूरत है तो आपको इसमें नंबर लिखने पड़ेंगे, क्वांटिफाइबल टर्म्स में लाना पड़ेगा। तो रिक्वायरमेंट वैलिडेशन की कुछ चेकलिस्ट है, ये यहां पर इसकी हम चर्चा कर सकते हैं। क्या रिक्वायरमेंट बिल्कुल साफ साफ लिखे गए हैं? क्या इसको कोई और किसी तरीके से नहीं पढ़ सकता? मैं कुछ और समझूं, आप कुछ और समझूं। जैसे रुक मत जा, रुक के बाद मैंने कॉमा लगाया, रुक मत जा, या फिर रुक मत के बाद कॉमा लगाया, दोनों अलग हो गए ना। क्या ये जो सोर्स है जहां से ये अपना रिक्वायरमेंट आया वो आइडेंटिफाइड है? क्या जो हमारी फाइनल स्टेटमेंट है क्या उसको हम एग्जामिन कर सकते हैं कि ये कहां से आया है और सही तरीके से आया है? क्या आपने क्वांटिटी किसी न किसी चीज में दे रखी है, मतलब हम उसको वैलिडेट कर सकते हैं आगे चल के? क्या इस रिक्वायरमेंट से दूसरी रिक्वायरमेंट मैच करती है? क्या आपने क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक्स बनाया, इसको भी मैं समझाऊंगा आपको। क्या रिक्वायरमेंट जो डोमेन कंस्ट्रक्ट है उसके बाहर जा रही है, जो उन्होंने बता रखा है कि इसके आगे नहीं जाना है उसके बाहर जा रही है? हर एक रिक्वायरमेंट क्या टेस्ट कर सकते हैं? क्या इसके लिए कोई टेस्ट केसेस बना सकते हैं आप? अगर बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्या ये रिक्वायरमेंट किसी भी मॉडल के साथ आप ट्रेस कर सकते हैं? क्या रिक्वायरमेंट पूरे सिस्टम के साथ ट्रेस कर सकते हैं कि फाइनली आपने रिक्वायरमेंट ऐसे बनाई है, जब पूरा सिस्टम बनाया जाएगा तो आप रिक्वायरमेंट एक एक करके चेक कर सकते हैं? क्या ये स्पेसिफिकेशन इस तरीके से बनाई गई है कि आराम से इसको समझा जा सकता है, इसका ट्रांसलेशन किया जा सकता है, वाकई में इसको वर्क प्रोडक्ट के तौर पर बनाया जा सकता है? क्या आपने बाकायदा अच्छे से इंडेक्स लिखा गया है स्पेसिफिकेशन का, कहाँ यूज केस है, कहाँ आपने इसमें ग्लॉसरी डाली है? क्या रिक्वायरमेंट जो है वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के साथ क्लियरली आपने स्पेसिफाई किया गया है? क्या रिक्वायरमेंट बिल्कुल इम्प्लिसिट है या फिर हमको समझने में मेहनत करनी पड़ेगी? ये रिक्वायरमेंट की चेकलिस्ट है, इसको आप चेक कर सकते हैं। और जब रिक्वायरमेंट बन जाए तो एक एक सवाल का जवाब अगर आप दे दे तो आपकी रिक्वायरमेंट वैलिडेट हो सकती है। इसके बाद एक जो फाइनल चीज आती है वो होती है रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट। अब आपने रिक्वायरमेंट ले तो ली, इसको मैनेज भी तो करना है, इसका प्रबंधन भी तो करना है, क्योंकि रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट का मेन काम ये है कि जो प्रोजेक्ट टीम है पहले तो रिक्वायरमेंट पता करे, रिक्वायरमेंट को समझे और उसको नियंत्रण करे, कंट्रोल करे, और जो भी परिवर्तन होते हैं, आप जो चेंज कर रहे हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट में चेंज होना ही होना है, चेंज इज इनएविटेबल, उसको आप किसी तरीके से ट्रैक भी तो कर सके, क्योंकि प्रोजेक्ट केवल एक दिन का तो नहीं है, ये जब तक चलेगा आपको ये सब चीजें मैनेज करनी पड़ेगी। ये मैंने आपको रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट के कुछ और तरीके बताए हैं, तो ये रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट में आता है। स्टैब्लिशिंग द ग्राउंड वर्क। अब यहां पर रिक्वायरमेंट लेने से पहले बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, अब इसकी चर्चा हम करेंगे अगली बार। ठीक है, तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।